ठंड में गरीब बेघर का पत्थर का गर्म घर और रसोई। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठे हुए। ये लो भैया, तुम्हारे पूरे पैसे दे दिए हमने। अब बस जल्दी से हमें हमारे घर की चाबी दे दो। हाँ भैया, क्यों नहीं, बस थोड़े कागजी कार्रवाई है, वो खत्म हो जाने दो, फिर कल आता हूँ मैं आपकी चाबी लेकर, वो भी प्रॉपर्टी के कागजात के साथ। फिर इस ठंड आप लोग अपने खुद के घर में आराम से रहना। किराए के मकान में रहने वाले विनोद और उसके परिवार में एक एक पैसा जोड़कर एक छोटा सा मकान लिया है, जिसके घर की चाबी अब तक उनके हाथ नहीं आई थी, पर फिर भी पूरा परिवार काफी खुश था। चटाई बिछाकर कंबल लेकर बैठे हुए। माँ, कल घर की चाबी मिल जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग अपने घर में चले जाएंगे, फिर ये 2 कमरे के मकान से हमें हमारा बड़ा मकान मिल जाएगा। हाँ बेटा, बस 2-3 दिन और। कितनी खुशी हो रही है ना, अपना घर आखिर अपना ही होता है। चलो, सब अच्छा हो गया। अब जो थोड़े बहुत कर्ज है वो तो समय के साथ निपट ही जाएंगे, और किराए के पैसे भी बचेंगे, और जो पैसे बचेंगे उन पैसों से इस ठंड के लिए हम रजाई, नई गद्दा, सर्दियों के कपड़े, हीटर, ये सब चीज लेकर आएंगे। वैसे 1-2 दिन में हमें शिफ्टिंग करनी है, तो सामान की पैकिंग अभी से ही शुरू कर देते हैं। इतने दिनों से हम किराए के घर पर रह रहे थे, इसीलिए आज तक ज्यादा सामान खरीदा नहीं, थोड़ी सी चीजों में गुजारा चल रहा था। अब बस एक बार अपने घर में शिफ्ट हो जाए तो सब लेंगे। हंसी खुशी पूरा परिवार अपनी जरूरत की सारी चीजें बैग में और पोटली में बांधने लगता है। अगले दिन सुरेश उनके घर आता है और घर की चाबी देते हुए कहता है, ये लो आपके घर की ओरिजिनल चाबी और प्रॉपर्टी के पेपर। अब आप आराम से जाकर अपने घर में रह सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई साहब। और शीला कहाँ रह गई? जरा चाय तो लेकर आ जाओ। अरे नहीं 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 इन सब की क्या जरूरत है। कैसे जरूरत नहीं है भैया? जो घर 10-15 लाख का मिल रहा था, वो घर आपने हमें 8 लाख का दे दिया, वरना हम तो हिम्मत ही हार गए थे कि हम कभी अपना खुद का घर भी ले पाएंगे। इस घर को लेने के लिए हमने दिन रात मेहनत करी है, एक एक पैसा जोड़ा है, यहाँ तक कि अपने बेटे की गुल्लक भी तोड़ दिया ताकि पैसे पूरे हो सके और हम अपना घर ले सके, और वो घर हमें आपकी बदौलत ही मिला है। गरीब परिवार सुरेश को काफी अच्छा मानते हैं। कुछ देर में सुरेश चाय पीकर वहां से चला जाता है और पूरा परिवार अपना सामान लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में पूरा परिवार अपने घर पहुंचता है। वो एक 2 मंजिला पक्का मकान था, और जब वो लोग दरवाजा खोलकर अपने घर में जाने लगते हैं तो आसपास के लोग वहां जाकर जमा हो जाते हैं और बातें बनाते हैं। अरे देखो तो जरा, कौन है ये लोग जो इस घर में आ गए रहने के लिए? माफ करना बहन, पर ये घर तो शंकर जी का है। हाँ बहन जी, ये घर उनका था, पर उन्होंने अब ये घर अपने भाई के हाथों हमें बेच दिया है, तो अब ये घर हमारा हो गया है और हम आपके नए पड़ोसी हैं। वैसे ठंड बढ़ती जा रही है, बहुत सारा सामान घर में रख दो, बाहर बहुत ठंड लग रही है, और सारे खिड़की दरवाजे भी बंद कर देना। देखो तो जरा, कौन है ये लोग? आज तक शंकर भाई साहब ने हमें तो कभी नहीं बताया कि वो घर बेचने की सोच रहे, और उनका कौन सा भाई आ गया जिसने उनका घर बेच दिया? मैंने तो सुना है कि वो लोग 6 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया गए हैं अपने बेटे बहू के घर, और वहीं उनकी बेटी की शादी भी है। शांति और उसके परिवार को देखकर वहां खड़े सभी लोग आपस में बातें बनाकर वहां से चले जाते हैं। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और गुजरते दिनों के साथ ठंड भी बढ़ने लगती है। कमरे में बैठे हुए, माँ घर तो ले लिया, अब कुछ गर्म कपड़े, रजाई, गद्दे भी ले लो। घर में बहुत ठंड लगती है, देखो तो कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं इस घर में, चारों तरफ से हवा आती है। अरे सब्र रख ले थोड़ा, तेरे पापा अब काम नहीं कर पाते और तेरे दोनों भैया बेचारे क्या क्या करेंगे। ऐसे ही सर पर इतना कर्जा हो गया है इस घर के चलते, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं ना वो हमारी जरूरत को पूरी करने की। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। रात को तुम्हारे भैया को भी बहुत ठंड लग रही थी, तो उन्होंने कहा है कि सैलरी मिलते ही दोनों भाई पैसे जोड़कर एक हीटर लेकर आ जाएंगे। जहां पूरा गरीब परिवार सर्दियों से बचने के लिए सर्दियों की तैयारी करने में जुट जाता है, वहीं 1 हफ्ते बाद उस घर का असली मालिक आ जाता है। हाँ भाई, दरवाजा खोलो। अरे कौन आकर बस गया मेरे घर में? मैं 2 महीने के लिए बाहर क्या गया, हमारे घर पर कब्जा कर लिया। अरे भैया, कौन हो तुम? ये घर हमारा है, हमने इसे खरीदा है सुरेश भाई साहब से। उनके भैया विदेश में जाकर शिफ्ट हो गए हैं और वो जल्द से जल्द अपना घर बेचना चाहते थे। आप हमारे घर को अपना कैसे बोल सकते हैं? अरे हमारे पास इस घर के पेपर्स भी हैं। पेपर है तुम्हारे पास है? अरे जरा दिखाओ तो मैं अपने वकील को बुलाता हूँ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम भी अपनी प्रॉपर्टी डीलर को बुलाओ, शर्म नहीं आती किसी और के घर को हथियाते हुए?
शंकर की बातें सुनकर विनोद और उसका पूरा परिवार घबरा जाता है। कुछ ही देर में शंकर अपने वकील को बुलाता है और दोनों अपने घर के कागज दिखाते हैं और जांच करने पर पता चलता है कि विनोद के पास जो घर के कागजात हैं वो नकली हैं। जिसके बाद विकास और सूरज बार बार सुरेश को फोन करते हैं पर सुरेश का फोन नहीं लगता और शंकर उन्हें शाम की मोहलत देकर चला जाता है और सब परेशान होकर अंदर बैठते हैं। तो वहीं राजू भी पहाड़ियों के ऊपरी मैदान पर खेलने के लिए चला जाता है, जिस वजह से घर की औरतें भी परेशान होती हैं। मुझे तो पहले ही दिन आकर शक हो रहा था जब मैंने पड़ोसियों की बात सुनी थी। वो आदमी तो फोन ही नहीं उठा रहा। अब हम क्या करें? जिसका घर है अब वो हमें अपने घर में क्यों रहने देगा? हमारे तो 8 लाख पानी में डूब गए। भाभी, राजू फिर नहीं मिल रहा। लगता है वो पहाड़ी इलाके में चला गया है, मैदान में खेलने। मैं अभी उसे पकड़ कर लाती हूँ। एक तो किस्मत हमारी इतनी खराब है, ऊपर से तुम्हारे बेटे ने मुझे परेशान कर रखा है। तुम राजू का ख्याल क्यों नहीं रखती हो? जानती हो ना उस पहाड़ी इलाके पर कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। अगर कभी उसे वहां पर चोट लग गई तो? हाँ, अभी लेकर आओ उसे और मैं बात करता हूँ। क्या पता वो लोग हमें अपने घर में रहने की इजाजत दे दें। कहीं और रहेंगे तो भी किराया भरना पड़ेगा। अब तो किराया भरने के लिए भी पैसे नहीं है। क्या पता उन लोगों को हम पर दया ही आ जाए। परेशान बबीता और काजल राजू को ढूंढने के लिए पहाड़ी इलाके पर जाती हैं, जहां राजू अपने कुछ दोस्तों के साथ चट्टान के ऊपर खड़े होकर खेल रहा होता है। ये देखो, मैं सबसे बड़ा हूँ, कोई आ सकता है चट्टान के ऊपर? गोलू, तू आकर देख एक बार, यहाँ बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही। राजू, तू तो पागल है। चट्टान पर खड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। और मैं तो घर जा रहा हूँ, बहुत डर लग रही है। बाय। वो देखो भाभी, वो रहा राजू। इस लड़के ने तो मुझे परेशान कर दिया। कितनी बार बोला है यहाँ मत आया कर। अगर अभी गिर गया, चोट लग गई तो क्या होगा? पता भी है। एक तो हम लोग इतने परेशान हैं, ऊपर से तूने हमें परेशान कर रखा है। बबीता वहां खड़े होकर राजू को डांटना शुरू कर देती है। तो वहीं शाम को घर पर पूरा परिवार शंकर के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। देखिए, हमारे साथ धोखा हुआ है। आपका घर हथियाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम उस डीलर के ऑफिस गए थे तो वो खाली है। वो मिल जाए तो सब समझ आ जाएगा। बस हमें कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए। बाहर बहुत ठंड है, रात होने को है। इस ठंडी रात में हम लोग कहाँ जाएंगे? आपको तो आपका घर मिल ही जाएगा, पर हमारे तो पैसे डूब गए। भैया, तरस खा लेता हूँ, पर जब मुझे यह पता चला मेरे घर में नए लोग आए हैं तो मैं पहली फ्लाइट से सीधा इंडिया आ गया। परसों मेरी बेटी की शादी है, मुझे सुबह वापस निकलना है। मैं तुम्हें मोहलत नहीं दे सकता। अभी इसी वक्त घर खाली करो, मुझे ताला लगाकर जाना है वापस। शंकर की भी अपनी मजबूरी होती है, जिस वजह से वो विनोद और उसके गरीब परिवार को अपने घर में एक रात भी रुकने की इजाजत नहीं देता और पूरा परिवार चंद घंटे में जितना बन पाता है अपना सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। जिसके बाद शंकर घर में ताला लगाकर वहां से चला जाता है और पूरा परिवार। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? इस कड़ाके की ठंड में हम लोग बेघर हो गए। सर छुपाने के लिए अब कोई जगह भी नहीं है और ना ही जेब में पैसे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा बहू। तेरे मायके वाले भी नहीं है और बड़ी बहू के मायके वालों ने तो रिश्ता ही तोड़ रखा है। किसके पास जाएं? कोई रिश्तेदार अपना नहीं है, किससे मदद मांगे? माँ, वो सब तो ठीक है, पर काजल, राजू और भाभी कहाँ हैं? अपने घर के कुछ सदस्यों को अपने साथ न देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं और आवाज देते हुए इधर उधर भटकने लगते हैं। दीदी, राजू, काजल, कहाँ हो आप तीनों? हे भगवान, कहाँ ढूंढे इतनी ठंड में? कहाँ जा सकते हैं ये लोग? मुझे पता है कहाँ जा सकते हैं। बबीता ने मुझे बताया था। राजू घर में नहीं है। हो ना हो पक्का वो लोग पहाड़ी पर गए होंगे, पर अब तक वो लोग आए क्यों नहीं? हमें वहीं चलना चाहिए। इस तरह विकास अपने पूरे परिवार के साथ अपना सामान लेकर पहाड़ी की तरफ चल देता है, जहां वो देखता है कि राजू अपनी माँ और बुआ के साथ रोता हुआ नीचे आ रहा है। आप बुरी माँ, जब देखो तब डांटती रहती हो। बुआ भी गंदी है। यहाँ हम बेघर होने वाले हैं और तू है जो इस पहाड़ से नीचे ही नहीं आना चाहता। देखा ना तूने, तेरे सामने तेरे सारे दोस्त कैसे चुपचाप घर चले गए। उन दोनों को अपने माता पिता का कितना डर है और एक तू है जो वहीं पर बैठकर रोने लगा। 1 घंटा लगा तुझे मनाने में। भाभी, वो देखो, भैया भाभी मम्मी पापा सब सामान लेकर हमारी ही तरफ आ रहे हैं। लगता है घर के मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने परिवार को देखकर बबीता वहीं रुक जाती है और उसका पूरा परिवार अपना सामान लेकर उसके पास आते हैं और सारी बात बबीता को बताते हैं। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं इस ठंड में? अब इस ठंडी रात में हम अपना गुजारा कहाँ करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं क्या कह रही थी, क्यों ना आज रात हम यहीं पर अपनी रात गुजार ले और फिर कल कहीं कोई किराए पर घर देख ले। आखिर पहले भी तुम किराए पर ही रहते थे। बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हम इस खुले में इस पहाड़ी इलाके पर रात गुजारेंगे। हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी है।
और जानते हो ना तुम्हारी सास के जोड़ों में कितना दर्द रहता है। तो पापा हम कहाँ जाएं? और माँ जी की हालत देखो, मुझे नहीं लगता कि वो अब पहाड़ पर चढ़ पाएंगी। जो खुला मैदान है यहीं पर आज रात गुजार लेते हैं। और वो देखो कितनी बड़ी चट्टान है, वहीं चलते हैं, वहां पर कुछ सूखी लकड़ियां और घास भी मिल जाएगी। रात भर अब सूखी घास लकड़ी जलाकर ही सोना पड़ेगा। अब न चाहते हुए भी पूरा परिवार उस जगह पर जाता है जहां राजू खेल रहा था। वो लोग 3 बड़े चट्टान के पत्थर को देखते हैं जो 3 तरफ से घिरा होता है और उसके ऊपर भी छत के रूप में एक पत्थर डला होता है और इन पत्थरों के बीच में कुछ जगह होती है जहां वो लोग बैठ जाते हैं। वहीं राजू भूख से रोने लगता है। शांति भी ठंड से कांप रही होती है, जिस वजह से विकास और सूरज आसपास से सूखी लकड़ियां और घास जमा करके उन्हें जला देते हैं और उनके जलते ही चट्टान जो कि ऊपर और 3 तरफ से घिरा था वो अंदर से गर्म होने लगता है। कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, अंदर हमने आग जलाई है तो चट्टाने कितनी गर्म हो गई, कितनी गर्माहट मिल रही है। बहू राजू को भूख लग रही है, तुम एक काम करो, बाहर की तरफ जाकर खाना बना लो और हम लोग यहीं पर बिस्तर लगा लेते हैं। बुआ हम इस पत्थर से घर भी तो बना सकते हैं, अगर इसका घर बन गया तो अंदर से कितना गर्म रहेगा। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आ रही है, माँ जल्दी से खाना बना दो ना, मैं खाना खाकर यहीं पर सो जाऊंगा। माँ जी जल्दबाजी में तो हम कुछ बर्तन लाना ही भूल गए, पर राजू बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना बना देती हूँ। दीदी चलिए बाहर चलकर कुछ पत्थर जोड़ते हैं और आज पत्थर पर ही खाना बनाते हैं, बिल्कुल पहाड़ी लोगों की तरह। गरीब विनोद के परिवार के पास वहां रहने का अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो वहां रहने का इंतजाम करते हैं। वहीं दोनों देवरानी जिठानी सूखी घास जमा करके चूल्हा जलाती हैं और पत्थर पर खाना बनाना शुरू करती हैं। दोनों पत्थर खड़े करके उस पर एक फ्लैट पत्थर को रखकर चूल्हा बना दिया जाता है। फिर दोनों बहुएं अपनी पोटलियों से राशन निकालकर बाहर लेकर आती हैं और खाना बनाने की तैयारी करती हैं। उनके पास और भी पत्थर थे जिसे देखकर शीला, दीदी ये पत्थर गीला है, आप एक काम करो इस पर आटा गूंथ लो, मैं इस पत्थर के चूल्हे पर सब्जी बनाती हूँ। अब एक पत्थर पर काजल नुकीले पत्थर से ही सब्जी काटती है तो वहीं दूसरे पत्थर पर शीला आटा गूंथती है, जिसके बाद वो लोग पत्थर के चूल्हे में लकड़ियां रखकर आग जलाते हैं। पहले सब्जियां बनाई जाती हैं और फिर एक एक करके रोटियां, और इस तरह बिना बर्तन के वो लोग पत्थर के ही जुगाड़ से खाना बनाते हैं। और पूरा परिवार बड़े बड़े पत्थरों से घिरे चट्टानों के अंदर बैठकर एक एक पत्थर पर गरम गरम खाना खाते हैं, जिसके बाद वो सोने की तैयारी करते हैं। बिस्तर के नाम पर उनके पास एक फटा चादर और एक फटा हुआ कंबल था जिसे बिछाकर वो सोते हैं। बस आज की रात कट जाए, फिर मैं कल को इंतजाम करता हूँ। हाँ पापा, अगर भगवान ने चाहा तो हमारे साथ सब अच्छा रहेगा। इतना बोलकर पूरा परिवार सो जाता है और अगली सुबह होते ही विनोद सुरेश को ढूंढने के लिए चला जाता है। साथ ही वो गांव में जाकर किराए पर घर के लिए भी बात करता है। अरे भैया मैं तो तुम्हारी मदद कर दूं, पर पैसे भी तो जरूरी होते हैं ना, और मैंने सुना है कि तुम किराया समय पर नहीं भरते। भैया ये तुमने किससे कह दिया? 1-2 दिन देर हो जाती थी पर किराया मैं हमेशा दे देता था। बस वो ठग मुझे एक बार मिल जाए तो मुझे किराए के घर के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ तो भैया जिसने तुम्हें लूटा है उसे ही ढूंढ लो पहले, हैं? और वैसे भी लालच का फल तो ऐसा ही होता है, और करो लालच। विनोद तरुण की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता और वहां से चला जाता है। तो वहीं दोनों भाई सुबह जल्दी उठते हैं और काम पर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और राजू हाथ में काफी सारी रुई लेकर आता है। माँ देखो मेरे पास कितनी सारी रुई है, कितना मजा आ रहा है इसे उड़ाने में। राजू तेरे हाथ में इतनी सारी रुई कहाँ से आई? माँ थोड़ी सी दूरी पर रुई के पौधे हैं और मैंने तो बस नीचे से उठाया, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। राजू अपने परिवार को रुई के खेत में ले जाता है। दीदी हमारी नजर पहले क्यों नहीं पड़ी? वहाँ तो पूरा रुई का खेत है और कितने सारी सूखी घास और झाड़ियाँ भी हैं। चलिए हम वहाँ से सूखी घास भी उठा कर ले आते हैं, रात में जमीन पर सोते हुए बहुत ठंड लग रही है। हाँ शीला भाभी, आपने तो एक और आइडिया दे दिया। माँ हमारे पास कुछ तुम्हारी और भाभी की फटी हुई साड़ियाँ रखी हैं, हमारे पास रजाई नहीं है, हमें उस चादर में रात गुजारनी पड़ी। अगर रात में आग ना जलाते तो ठंड से सिकुड़ जाते हम। ये तो बहुत अच्छी बात है कि चट्टान आग जलाने से गर्म हो जाती है। क्यों ना हम इन रुई को तुम्हारी साड़ी में भर दें और खुद से एक रजाई बना ले। वैसे भी हमें सर्दियों में गर्म कपड़े, रजाई और बिस्तर तो चाहिए ही थे। अब तो हमारे पास घर भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, जुगाड़ से ही चीजें करनी पड़ेंगी। काजल की बात सभी को पसंद आती है, जिसके बाद अब काजल अपनी माँ के साथ काफी सारी रुई और दोनों देवरानी जेठानी सूखी लकड़ियां और घास लेकर पत्थर घर आती हैं और एक बार फिर अपने पत्थर घर को देखती हैं और हैरान होती हैं कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी चट्टान यहाँ हैं, जिसके बाद वो लोग बाहर ही धूप में सामान रखते हैं।
अब जहां दोनों देवरानी जेठानी चटाई बनाने बैठती हैं तो वहीं माँ बेटी सुई धागे से साड़ी को आपस में सिलकर रुई को हाथों से तोड़ती हैं और उसे साड़ी के अंदर भरना शुरू कर देती हैं। इन घास को जोड़कर बांधना तो मुश्किल हो रहा है। घास की पतली पतली लकड़ियां काट कर उनके सहारे इन्हें बांधना होगा, तब ये बिस्तर बनेगा। हाँ दीदी, मैं सूखी पतली लकड़ियां लेकर आ गई हूँ, इसके साथ बांधने में आसानी होगी। कितनी ठंड लग रही है, चलो अच्छा हुआ यहाँ एक रात गुजारने के बाद रुई तो मिली। अब बाजार से ना सही खुद से तो रजाई बना ही सकते हैं। माँ ये देखो, मैंने तो एक रजाई तैयार भी कर दी है, वो भी अकेले। ना ज्यादा भारी है और ना ही हल्की। इसे ओढ़ कर देख राजू, गरम तो है ना ये? हाँ बुआ, ये तो बहुत गर्म है, पर मुझे बहुत भूख लग रही। मैं जा रहा हूँ अपने पत्थर के घर में, और रात को जब पापा आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि दरवाजा भी लगा दें। राजू रजाई लेकर अंदर भाग जाता है और बबीता अंदर जाकर जमीन पर घास का बना बिस्तर बिछा देती है और शीला खुले में खाना बनाने का कुछ सामान रख देती है। और इस बार जब वो पत्थर पर खाना बना रही होती है तो उसे काफी ठंड लगती है। पता नहीं हमें कब तक घर मिल पाए और कब तक हमें यहीं पर रात गुजारनी पड़े। बाहर खाना बनाने में काफी ठंड लगती है। कोई बात नहीं शीला, आने दो देवर जी को और तुम्हारे जेठ जी को। यहाँ पर तो और भी कुछ बड़े पत्थर हैं, मैं उनसे कहूंगी उन्हें तोड़कर गुफा जैसी रसोई बना दे। वो सब तो ठीक है दीदी, पर सब्जी में डालने के लिए मुझे मसाला पीसना है, सिलबट्टा तो है ही नहीं। भाभी, जब घर पत्थर का बन गया है, रसोई पत्थर की बनाने की सोच रहे हैं, बर्तन भी हमने पत्थर का इस्तेमाल किया है, तो सिलबट्टा भी इस पत्थर को ही बना लेते हैं ना। इतना बोलकर काजल उस पत्थर पर कुछ लाल मिर्च, सरसों और सब्जी में डालने वाले खड़े मसाले डालकर पीसना शुरू कर देती है। उन्हें काफी ठंड लग रही होती है और शाम को घर के मर्द निराश हताश घर आते हैं। लगता है हमें फिर से पैसे जोड़ने होंगे और इस सर्दी इस चट्टान के बीच ही रहना होगा। अब ये पत्थर ही हमारा घर बनेगा। सुनिए, रसोई नहीं है, बहू को खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है। कुछ सूखी लकड़ियाँ और घास है, उसे आप पहले दरवाजा बना लीजिए और कल सुबह बड़े पत्थरों को तोड़कर उन्हें रसोई का आकार दे दीजिए। अब जब तक कहीं जाने का ठिकाना नहीं मिल पाता, ये पत्थर ही हमारा घर होगा। घर की मजबूरी और कर्ज के तले दबे दोनों भाई अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पाते और अगली सुबह तीनों बाप बेटे मिलकर बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों को तोड़ते हैं, उनकी कटाई करते हैं और सबसे पहले रसोई की तैयारी करते हैं। इसी तरह 4 दिन गुजर जाते हैं और 4 दिन में वो लोग एक रसोई बनाकर तैयार कर देते हैं। वैसे हमारा ये पत्थर का बना रसोई इतना भी खराब नहीं, पर पापा जी घर में बहुत ठंड लगती है। हमने सूखी घास का बिस्तर बना दिया है और माँ ने कुछ पुराने ऊनी स्वेटर निकाले हैं। कुछ दिनों में हम रुई से नए स्वेटर भी बना लेंगे, पर मैं चाहती हूँ दरवाजा हम सूखी लकड़ियाँ और घास की मदद से तैयार कर लें। बहू, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। मैं कहीं काम तो करता नहीं, घर में बैठे यही कर लूंगा। विनोद कहीं काम नहीं करता था, इसीलिए वो घर में रहकर अपनी बहू के साथ मिलकर सूखी घास और लकड़ियां जमा करके सबसे पहले दरवाजा बनाता है। और रात को जब उसके बेटे घर आते हैं तो तीनों बाप बेटे कड़ाके की ठंड में भी कांपते हुए चट्टानों की दोनों साइड मोटा बड़ा सा लक्कड़ रखते हैं और कच्चे मकान के ऊपर जैसे छत की ढलाई की जाती है वैसी उसकी ढलाई करते हैं। अब घर के अंदर का बंटवारा करना है। आगे पूरा परिवार एक साथ एक जगह कब तक सोएगा। विनोद बेटों के साथ मिलकर घर के अंदर लकड़ियों से पार्टीशन कर देते हैं, साथ ही आग जलाने की एक जगह बनाता है और उसको ऊपर से पाइप निकालकर धुआं बाहर जाने का रास्ता बना देता है, जिससे उनका घर अंदर से काफी गर्म रहता है। और इस तरह गरीब परिवार अपने पत्थर के घर और रसोई में रहना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन एक दंपत्ति अपनी कुछ भेड़ बकरियों के साथ वहां आते हैं। भैया, लगता है इस पहाड़ी पर आप लोग रहते हैं। वैसे आप लोगों ने अपने पत्थर का घर और रसोई तो बहुत अच्छी बनाई है। हम लोग बेघर हैं, नीचे झुग्गी झोपड़ी बना कर रहते थे। कोई भी आकर किसी भी वक्त हमें वहां से खाली करने को कहता है। आज भी हमें वहां से निकाल दिया गया है, हमारा सामान फेंक लिया गया है। मेरे बच्चे अब भी नीचे हैं, कृपया हमें एक रात यहाँ पर रहने की जगह दे दो। भाई साहब, प्लीज मना मत कीजिएगा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। बस एक रात की बात है, फिर हम अपना ठिकाना कहीं और देख लेंगे। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ। आप अपने बच्चों के साथ एक रात हमारे घर में रुक सकते हैं। चलिए आपके बच्चों को लेकर आते हैं। विनोद उस गरीब परिवार की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ बातें करते हुए ठंड में नीचे की तरफ चल पड़ता है। अरे ठंड तो बढ़ती जा रही है। अरे और कितना दूर है भाई? अरे बस भैया आ गया, वो रहा मेरा बेटा, मेरी 5 साल की बेटी को लेकर।
कुछ देर में विनोद पहाड़ी से उस आदमी के साथ नीचे आता है और जब विनोद उसके बच्चे और सामान के साथ वापस आने लगता है तो उसकी नजर सुरेश पर पड़ती है, जो एक बिल्डिंग के सामने के आदमी से बात कर रहा होता है। अरे भैया, यह बिल्डिंग तो मेरी है, आप आंख बंद करके ले लीजिए। अब मेरी प्रॉपर्टी मैं किसी को भी बेचूं। मेरे बड़े भाई तो ऐसे ही हैं। मैं तो अपना हिस्सा बेच रहा हूँ ना। मैं आपको पक्के कागज दूंगा, पर आपको 2 लाख रुपए एडवांस देना होगा। वैसे तो ये प्रॉपर्टी 20 लाख की है, पर मैं आपको 15 लाख में दे रहा हूँ। तो जो भी फैसला लेना है कल सुबह तक बता देना। भैया सोचना क्या है, इतना अच्छा ऑफर कहाँ मिलता है बार बार। मैं कल सुबह आपको पेमेंट कर दूंगा और कोशिश करना कि जल्द से जल्द मुझे घर मिल सके। अरे यह तो वही फ्रॉड है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भैया तुम्हें पता है ना हमारा घर कहाँ है? तुम अपने बच्चों के साथ जाओ, मैं इसका पीछा करता हूँ। विनोद सुरेश पर नजर रखता है और उसका ठंड में पीछा करता है, जिसके बाद उसे सुरेश के घर का पता चल जाता है। कुछ देर में वो अपने घर जाता है और सारी बात अपने घर वालों को बताता है। और अगले दिन, सुनिए जी, पुलिस लेकर जाइए। अब समय आ गया है कि हम उस फ्रॉड का सच सबके सामने लाएं और उससे अपने पैसे लें। आखिर हम इन पत्थरों में कब तक रहेंगे? बबीता तुम चिंता मत करो, अब हम अपने असली घर में जाएंगे। भैया आपकी बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक रात हमें अपने घर में जगह देने के लिए अब हमें चलना चाहिए। विकास और उसका पूरा परिवार इस ठंड में सुरेश को पकड़ने की प्लानिंग बनाता है और अब उन्हें अपनी मेहनत से बने पत्थर के घर से भी प्यार हो जाता है। वो सुरेश तो पकड़ ही जाएगा और बहुत जल्द हमें अच्छा घर भी मिल जाएगा, फिर हमारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। पर हमारे इस घर का क्या होगा? सूरज जी, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हम इस घर को किराए पर दे दें। आप भी बहुत से ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो फुटपाथ पर रहते हैं, जिनके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो महीने के 5,000 रुपए किराए दे सके। हम उन्हें 1,500 में अपना घर किराए पर देंगे। ऐसे में हमारी इनकम भी होगी और हमारे घर में इंसान का बसेरा भी होगा। बहू बिल्कुल सही कह रही है। इस घर के बारे में हम बाद में सोचेंगे। अभी हमें उस फ्रॉड को पकड़ना है, इससे पहले कि वो अपना ठिकाना फिर से बदल दे। अब बिना समय गवाए विनोद अपने बेटों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले के साथ मिलकर सीधा सुरेश के घर जाता है, जहां सुरेश उन लोगों को देखकर घबरा जाता है। अरे भाई, तुम लोग कौन हो और मेरे घर का पता कैसे चला तुम्हें? अच्छा, तेरे खिलाफ तो और भी कुछ फाइलें दर्ज हैं, बस तू हमारे हत्थे नहीं चल रहा था। बहुत लोगों को लूट लिया, चूना लगा लिया, खाली घर देखा नहीं कि उसे सस्ते में बेच दिया। और अपने फ्रॉड वकील को भी लेकर आजा, जो नकली पेपर बनाकर लोगों को देता है। और हमें हमारी 8 लाख रुपए दे, जो हमने खून पसीने से कमाए थे। तुझे पता भी है घर लेने के लिए हम कितने कर्ज में डूब गए। आज कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। हम लोग ऊपर पहाड़ पर पत्थर का घर बनाकर रह रहे हैं। उसे गर्म करने के लिए हम अंदर लकड़ियां जलाते हैं। हमने रसोई घर के साथ में चिपका कर बनाई है, ताकि जब चूल्हा जले तो हमारा घर गर्म रहे। ठंड से बचने के लिए मेरी माँ, बीवी, बहन ने सूखी घास का बिस्तर बनाया, अपने हाथों से रजाई बनाई है। अरे आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं ये काम नहीं करता। और तो मैं तो तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ। अरे लगता है भाई साहब की याददाश्त थोड़ी कमजोर है, पर कोई बात नहीं। जब हमारे हाथों की लाठी पड़ेगी ना तो याददाश्त भी तेज हो जाएगी। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे, लेकर चलो। भाई साहब आप फिक्र मत करिए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अब कुछ ही देर में पुलिस सुरेश को मारते हुए गाड़ी में बैठाती है और जेल ले जाती है, जहां 2 डंडे पड़ते ही सुरेश सब कुछ बकने लगता है। अरे भाई साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे जो मेरा वकील है वो मेरा साला है, उसी के कहने पर मैंने ये काम किया। भैया मैं आपके पैसे आपके वापस कर दूंगा, अपना केस वापस ले लो। आपके पैसे से मैंने अपने परिवार के लिए 2 मंजिला घर बना लिया था, अब वो घर ले लो, पर मुझे जाने दो। वो घर तो हम लेंगे ही, पर अपना केस नहीं लेंगे। पता नहीं तुमने हम जैसे और कितने लोगों को ठगा होगा। पुलिस की मदद से विनोद और उसके परिवार को उनके पैसे पूरे तो नहीं मिलते, पर हाँ, सुरेश ने उनके पैसे से जो घर लिया था वो सुरेश उनके नाम कर देता है, जिसके बाद पूरा परिवार अपने 2 मंजिला मकान में आता है। और जब वो लोग अपने घर में आते हैं तो उन्हें काफी सुकून मिलता है हॉल में बैठे हुए। आखिरकार हमें हमारा घर मिल गया। भैया हमने तो आधे से ज्यादा कर्ज भी चुका लिया। अब तो आप रजाई गद्दे ले ही आओ। माँ जो स्वेटर बुन रही है वो अच्छे नहीं है। हाँ, जब सर छुपाने के लिए छत नहीं थी तब तो अपने हाथों की बनाई हुई रजाई तुझे पसंद आई थी। फटा स्वेटर भी तुझे अच्छा लग रहा था, और अब देखो इसके नाटक। अरे कोई बात नहीं माँ, करने दो नाटक, क्योंकि अब हम किराया भरेंगे नहीं, बल्कि हर महीने अपने पत्थर के घर से किराया लेंगे। आपको पता है, जिसकी हमने मदद करी थी वही परिवार हमें हर महीने 1,000 रुपए देना चाहता है और किराए पर वो घर लेना चाहता है। हाँ, और खुशखबरी है, हमारा
आधे से ज्यादा कर्ज निपट चुका है। जो मैंने सोच लिया है, इस बार जो मुझे सैलरी मिलेगी उससे हम नई रजाई, गद्दे और कंबल स्वेटर लेकर आएंगे, और साथ में हीटर भी। जो सपने हमने पहले देखे थे, अब समय आ गया है उन्हें पूरा करने का। ये घर तो बहुत अच्छा है, और अब तो मैं नए जूते पहनूंगा। पापा, मुझे नए जूते भी चाहिए, और अब तो मैं रोज पहाड़ी पर खेलने भी जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ एक और परिवार जो रहता है, और नए दोस्त भी बनाऊंगा। अपने घर में आकर पूरे परिवार को काफी खुशी होती है और वो लोग अपना पूरा घर अच्छे से घूमते हैं। साथ ही हर कोई अपनी पसंद का कमरा लेता है। मुझे तो यही कमरा चाहिए। क्यों राजू, तू और मैं इस कमरे में रहेंगे? हाँ बुआ, ये कमरा अच्छा है। देखो ना, बाहर बालकनी भी है। हमारा पत्थर का भी घर अच्छा था, पर वहाँ बालकनी नहीं थी, और वहाँ बाहर निकलते ही ठंड लगती थी। यहाँ तो नहीं ही लगेगी, यहाँ तो हम धूप सेकेंगे बालकनी में। ठीक है काजल, तुम यही कमरा ले लो। हम लोगों ने भी अपना अपना कमरा देख लिया, अब जाकर सामान रख देते हैं। इस तरह काफी सारे संघर्ष का सामना करके गरीब परिवार आखिरकार अपने घर में आ ही जाता है। साथ ही उन्होंने अपनी मेहनत और जुगाड़ से पत्थर का जो नया घर बनाया था वो उन्हें किराए पर चढ़ा देते हैं, जिस वजह से हर महीने अब उनके हाथ में पैसे आते हैं। तो वहीं राजू भी हर रोज अपना पुराना घर देखना और अपने नए दोस्त से मिलने के लिए ऊपर पहाड़ी इलाके पर जाता है। ये घर बहुत गर्म है, थोड़ी सी आग जला दो, अंदर पूरा गर्म रहता है। वो तो होगा ही ना भैया, इस घर को मेरे पापा, दादा, दादी, माँ, चाचा, बुआ ने जो बनाया था। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ विकास के घर के हालात ठीक होने लगते हैं और अब उनके घर में रजाई, गद्दे, गर्म कपड़े से लेकर हीटर तक सब आ जाता है।